गुड मॉर्निंग। आज के न्यूज़पेपर की जो पहली कटिंग मैंने लगाई है तो वो इन्फ्लेशन से उसका संबंध है। इंडियाज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, आप सबको पता होगा कि भारत में जो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है उसके लिए दो इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। एक WPI और एक है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि एक तरह से कहें तो ये रिटेल प्राइस पे जिस कीमत पर मार्केट में किसी कमोडिटी को बेचा जा रहा है, और WPI यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक है। तो WPI के आंकड़े कल आए हैं और ये 5.85 रहा है नवंबर में, क्योंकि दिसंबर तो अभी चल रहा है। दिसंबर का जो डेटा है वो जनवरी में आएगा। तो ये पिछले 21 मंथ में देखें आप, लगभग 2 साल में सबसे नीचे है। तो माना जा सकता है कि RBI के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी को लगातार टाइट करने की प्रक्रिया चल रही है या चल रही थी, अभी भी चल रही है। रेपो रेट को अभी भी बढ़ाया गया है, तो उसके परिणाम सामने आने लगे हैं और 5.85 पे ये रहा है। ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। एग्ज़ाम अगर फरवरी मार्च में होते हैं BPSC के या कोई और एग्ज़ाम, तो ये डेटा नहीं पूछा जाता है। हाँ, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए कि हाँ, CPI और WI के बेस पे इन्फ्लेशन की गणना की जाती है भारत में। CPI और डिटेल में जाएंगे तो CPI में भी कई सारे सब इंडेक्सेज हैं, और WPI में कौन कौन सी कमोडिटी है, कितनी सारी वस्तुएं इसमें शामिल है, ये सभी चीज़ बाद में कर लेंगे आप। फिलहाल CPI WPI और अभी जो कल आई है WPI की, तो उसमें 5.8%, 5.8%, 8.39 था, उससे घट करके ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और WPI के जो आंकड़े आते हैं तो वो किसके द्वारा आते हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। CPI के जो आंकड़े आते हैं, वो CPI के आंकड़े बेसिकली वो NSO के द्वारा, पहले CSO था, अब वो NSO। अगले कटिंग की ओर पढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक कटिंग लगाई है, ईजिंग प्राइस होलसेल, ईजिंग प्राइस होलसेल। तो ये कह रहा है कि होलसेल इन्फ्लेशन वाज 8.39% इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में 8.39% था, और पिछले साल 2021 में यह 14.1% था। ये कह रहा है ये। और ये एक चीज़ और है, रिडक्शन इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेज हैव कूल्ड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि ग्लोबल पूरी दुनिया के स्तर पे, पूरी दुनिया में जो कमोडिटी के प्राइस में कमी आई है उसकी वजह से ये कमी देखी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल जो कुछ फैक्टर्स हैं और जो इंटरनल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी RBI के द्वारा जो कदम उठाए गए, दोनों के मिले जुले प्रयासों से इन्फ्लेशन को कम करने में मदद मिली है। रिसेंटली द इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इज टू एन 11 मंथ्स लो ऑफ 5.8%, ड्रॉपिंग। यहाँ पर CPI के भी जो आंकड़े आए हैं, और आप सबको पता होगा CPI और WPI के आंकड़े दोनों ही महीने के मध्य में, यानी कि 12 और 13 तारीख को आते हैं। तो CPI के आंकड़े आ गए थे इसके पहले, कल WPI का आया है। तो CPI के भी जो आंकड़े हैं वो भी कम हैं, 5.8%, जो कह रहा है कि विद इन RBI टॉलरेंस बैंड। RBI का मानना है कि जो इन्फ्लेशन हमारा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 2 से 6 के रेंज में होना चाहिए। कहीं कहीं इसको आपको 4+2 - 2 दिखाया जाता है, यानी कि 4 को आइडियल माना गया है, और इससे 2% ऊपर 4 को आइडियल माना गया है, इससे 2 ऊपर या 2 माइनस ये रह सकता है। तो 2 से 6 का बैंड होता है ये, ठीक है। अगले कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कटिंग मैंने क्या लिया है देखें। नेक्स्ट कटिंग मैंने ली है इसी का जो जनसत्ता में आज दिया है इन्होंने। थोक महंगाई घटकर 21 माह में सबसे निचले स्तर पे पहुंची है, इसको इन्होंने लिया है। तो यहाँ पे देखें, एक बार रीडिंग दे दें इसको, कि थोक महंगाई घटकर 21 माह में सबसे निचले स्तर पे आ गई है। विनिर्मित उत्पादों और खाद्य वस्तुओं में कमी के कारण ये हुआ है। पढ़ चुके हैं आप, देख चुके हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, ये भी सही है। यहाँ देखें, यहाँ क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर निर्णय करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है, सही है। CPI पर, जैसा मैंने कहा अभी कि CPI को ये 4+2 या -2, तो इस रेंज में रखना चाहती है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति यानी CPI
नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से नीचे आ गई है। सही है ये। चलो इसको डिटेल में हम लोग फिर कभी इकोनॉमी का क्लास होगा तो उसमें देखेंगे। अगली जो कटिंग है मैंने लगाई है, कल जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनका स्टेटमेंट है, देखें वो क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि मुद्रास्फीति में और गिरावट आएगी। मुद्रास्फीति उनके अनुसार मुद्रास्फीति में और गिरावट आएगी, और ये मुद्रास्फीति में और गिरावट आएगी तथा सरकार राजकोषीय घाटे के बजटीय लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर बढ़ रही है। देखिए अब तो बजट पेश होना है 1 फरवरी को, तो स्वाभाविक रूप से आप लगातार कटिंग में डाल रहा हूँ कि वित्त मंत्री का डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक चल रही है, चाहे वो कॉरपोरेट्स को हों, चाहे वो फार्मर्स हों, बैंकर्स हों, उनके साथ लगातार वो मीटिंग कर रही हैं और लोगों की बातों को समझ रही हैं, उन चीज़ों को फिर वो इनपुट के रूप में ले रही हैं और बजट में डाला जाता है। मंत्री लोकसभा में 2022-23 के लिए, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। मंत्री क्या कह रहे हैं, मंत्री लोकसभा में 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों। तो देखिए पहले अनुदान जो होता है वो ग्रांट होता है, और अनुपूरक मांग तो यह कह सकते हैं आप अनुपूरक अनुदान। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 115 में जाएंगे तो वहाँ पर कई तरह के ग्रांट की बात कही गई है, जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखें आप, अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा कर रही थी या उसका जवाब दे रही थी। अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त मांगों और इससे संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी संसद ने दी। लोकसभा में ये काम हुआ है। अब देखिए आप, यहाँ पर 3 टर्म्स आए हैं। एक तो विनियोग विधेयक है, एप्रोप्रिएशन बिल, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 114 में इसका प्रावधान किया गया है। तो विनियोग विधेयक हो गया, अनुपूरक मांग हो गया, और अतिरिक्त, यानी देखिए 3 हो गए इसमें। अनुपूरक अनुदान एक होता है, अनुपूरक अनुदान एक होता है, अतिरिक्त अनुदान, और एक होता है अधिक अनुदान, यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट। तो अभी तो इस वीडियो में उतना बताना संभव है नहीं, अलग से मैं इस पर वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नवंबर 2022 में जो वही इन्फ्लेशन वाली बात इन्होंने कही है, ठीक है। अगली कटिंग की ओर बढ़ें, अगली कटिंग की ओर लेते हैं। देखिए अभी जो फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है अभी कतर में, तो कल का जो मैच था काफ़ी रोमांचक था, और कल वाले मैच में वाकई दिखाया कि मेसी को मेसी क्यों कहा जाता है ना, मेसी को मेसी क्यों कहा जाता है। बल्कि अब तो देखें वो पेले और मैराडोना इनसे तुलना की जा रही है, और वाकई हैं, इसके हकदार हैं भी वो। तो पेले के बारे में आप जानते होंगे, ब्लैक पर्ल के नाम से इनको जाना जाता था, पेले को ब्लैक पर्ल, और इनका संबंध किस देश से है, ब्राज़ील से है। जिस तरह से हमारे यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के क्रिकेट में राइवल हैं, अब तो बांग्लादेश हो गया है, उसी तरह से आप साउदर्न अमेरिका में जाएं तो वहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना पड़ोस में हैं दोनों, और दोनों ही फुटबॉल के बेहतरीन देश हैं। तो ब्राज़ील में वहाँ के पेले लीजेंड रहे हैं और अर्जेंटीना के मैराडोना रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें, मैराडोना, दूसरा मैराडोना कहा जा रहा है मेसी को। तो अब फाइनल में देखना होगा, क्योंकि फाइनल तो अब एक सेमीफाइनल क्लियर हो गया, तो फाइनल में तो ये आ गए। आज का जो मैच है मोरक्को और फ्रांस के बीच, तो मेरा मानना है फ्रांस को जीतना चाहिए इस मैच को, और फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच जब मैच होगा तो वो फिर देखने लायक रहेगा। खैर, दूसरी कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अर्जेंटीना के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही किस तरह से वहाँ पर जश्न चल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। सेमीफाइनल में क्रोएशिया पर अर्जेंटीना की जीत के बाद राजधानी ब्यूनस आयर्स के डाउनटाउन इलाके में सड़क पर जश्न मनाते फुटबॉल प्रशंसक। ये देखिए हुजूम लोगों का,
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ है आज के न्यूज़पेपर में, विदाई विश्व कप में मेसी के दमखम से अर्जेंटीना सेमीफाइनल, बड़ा पड़ा हुआ है आज के न्यूज़पेपर में और रहना भी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड पासेस वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये 2025 तक जो न्यूजीलैंड को टोबैको फ्री करने की बात कही गई है 2025 तक। इसके लिए दुनिया का पहला देश है जिन्होंने स्मोकिंग को बैन करने पर एक लॉ लाया है, एक एक्ट लाया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है पीटी के लिए कि पहला देश जिसने तंबाकू को बैन करने के लिए अपने यहाँ अधिनियम पारित किया, तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कटिंग है, UN रिकॉग्नाइज नमामि गंगे, केवल गंगा दिया हुआ है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, UN रिकॉग्नाइज गंगा प्रोजेक्ट एमंग 10 इनिशिएटिव्स रिस्टोरिंग नेचुरल वर्ल्ड। 10 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें से हमारा नमामि गंगे भी हैं, जो जिसको स्थान दिया गया है नमामि गंगे को। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किस योजना को दुनिया के 10 बेहतरीन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो उसमें कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं, इस तरह से आपका आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगली कटिंग जो मैंने ली है वो तवांग से है। अभी तो कल एक तवांग में जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की है डंडे से, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि वो पहले का है, लेकिन फिर भी तवांग में गलवान में थोड़ी सी मुश्किलें हुई थी इंडियन आर्मी को, हमारी सेना को, लेकिन गलवान में, लेकिन यहाँ की जो कहानी है, ये गलवान हो गया ना, गलवान में जो कुछ हुआ था पता है आपको, लेकिन यहाँ की जो कहानी है वो थोड़ा उससे अलग है। तवांग की जो कहानी है वो वहाँ से अलग है। तो यहाँ पर भारतीय सैनिक पूरी तरह से भारी पड़ते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई पर है तवांग में। इसके पहले डोकलाम हुआ था, आपको याद होगा, यहाँ भूटान के पास डोकलाम। तो कुछ चीज़ों को ध्यान रख लीजिए आप। डोकलाम, सॉरी, ये गलवान, यहाँ पर डोकलाम हुआ था स्टैंड ऑफ 1718 के आसपास, यहाँ पर डोकलाम, और ये तवांग, अभी तवांग, ठीक है। तो जो कुछ हुआ है तवांग में आप सबको पता है, बस मैंने एक मैप पे दिमाग वो ये क्लियर रहे आपका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने डाल दिया है इसको। आगे बढ़ते हैं दूसरी कटिंग की ओर। तवांग पर झड़प हुई, संसद में विपक्ष का हंगामा, खैर ये सब तो चलता रहता है। RBI वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देता रहेगा। नवोन्मेष का हिंदी हो जाता है इनोवेशन, नई चीज़ें। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर। फिनटेक के बारे में कई बार पूछा गया, फिनटेक है क्या? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ही फुल फॉर्म है। आज जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो जितने भी पेमेंट बैंक हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक हैं, या जितनी भी वॉलेट हैं, वो सब फिनटेक में आती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और आज का जो मैच है, लास्ट में मैंने लगाया है, आज का जो मैच है जो अब से 3 घंटे के बाद शुरू होगा, तो वो फ्रांस और मोरक्को के बीच का मैच है, देखने लायक रहेगा। अब भारतीय महाद्वीप में तो अलग ही एक माहौल रहता है। यहाँ पे आज चेतेश्वर पुजारा पता नहीं क्या करेंगे या कर रहे होंगे, तो उस पर भी लोगों का ध्यान रहेगा। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में चूँकि क्रिकेट के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए अदरवाइज फुटबॉल का जो एक मज़ा है वो कुछ और ही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना जल्दी फुटबॉल हमारे यहाँ आगे बढ़े। थैंक यू आज के वीडियो को देखने के लिए।